हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो 16 ग्रुप का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 17th ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और वेनेसडे को आपका जो टेस्ट है वो मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव है और और थोड़ा कुछ सब्जेक्टिव है, तो मैं आपको वो दे दूंगा टेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। जब पी ब्लॉक पूरा हो जाएगा तो 15, 16, 17, 18 सबका एक ही टेस्ट होगा। ठीक है। नीट वालों का नीट का 45 क्वेश्चन और जे मेंस वालों का 25 क्वेश्चन। ठीक है। तो कंप्लीट जब पी ब्लॉक हो जाएगा तब उसका फुल टेस्ट लेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो ऐसे मान के चलो कि अगले वेडनेसडे थर्सडे को कंप्लीट टेस्ट है आपका। ठीक है, पी ब्लॉक का। एक का ना क्लास में टाइम पे आया करो। 11:35 के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखो, हम 16 ग्रुप वैसे तो पूरा पढ़ लिया था सारा कुछ, बट सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में कई क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। एक तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह रूम टेम्परेचर पे अलग अलग होती है ना, तो उसको हम देखते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट SO3 गैस। SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो SO3 गैस है, उसकी हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम बनाते हैं किससे? SO2 गैस से। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड से बनाया जाता है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा था उसमें ये देखा भी था कि 2 मोल SO2 गैस है, उसकी रिएक्शन जब हम 1 मोल O2 से करवाते हैं और जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। तो V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट होता है और 2 मोल SO3 गैस बनती है। इस तरह से SO3 गैस को बनाया जाता है। और रूम टेम्प ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, है ना। ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है रिएक्शन और हाई प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, 2 ATM के लगभग। वीडियो आ रही है? वीडियो क्लियर है? ओके। हाँ, कईयों के पास, कई स्टूडेंट के पास हो सकता है दिक्कत है नेटवर्क की। तो देखो, जो रूम टेम्परेचर पे जो आपका SO3 है वो सॉलिड होता है। ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे और 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है SO3 गैस। ठीक है। अपनी 3 अलग अलग फॉर्म होती है SO3 गैस की। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, SO3 गैस है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस होती है। वैसे रूम टेम्परेचर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गैस है तो वो मतलब सॉलिड नहीं हो सकती है, लिक्विड नहीं हो सकती। ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सारे मॉलिक्यूल। ठीक है। तो SO3 गैस है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? सॉलिड होती है। ठीक है। इसके जो नीचे टेम्परेचर है उसके ऊपर उससे हाई टेम्परेचर होगा तभी ये गैस होगी। ठीक है। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये रूम टेम्परेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसकी 3 फॉर्म होती है मेनली: अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा फॉर्म। अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और ये गामा फॉर्म, ये अपनी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है: अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा। तो जो गामा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गामा की स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गामा है वो SO3 का साइक्लिक ट्राइमर है। जो गामा फॉर्म है ये क्या चीज है? साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। और SO3 का जो साइक्लिक ट्राइमर है, तो देखो ट्राइमर का मतलब 3 SO3 मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे?
जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये SO3 का होल थ्राइस बन जाता है, ठीक है। तो साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 है, उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो SO3 का होल थ्राइस बन जाएगा। दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, देखो ट्राइमर की, आपको 6 मेंबर की रिंग बनानी है, SO, फिर S, इधर से O, फिर S, फिर O, इस तरह से बना लो, ठीक है। अब 3 मॉलिक्यूल सल्फर के है, ठीक है। अब बाकी का जो भी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। सल्फर क्या होता है, हेक्सावेलेंट होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 यूनिट्स है, वो आपस में जुड़ के क्या बना रही है, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हो। ये वाला एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाला एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये वाला एक मॉलिक्यूल हो गया, तो ठीक है। 3 SO3 मॉलिक्यूल है, वो आपस में जुड़ के साइक्लिक ट्राइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने SOS बॉन्ड है, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने इसमें पाई बॉन्ड है, कितने इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए इसका, ठीक है। हाँ जी, आपको क्वेश्चन देता हूँ ये, ठीक है। आपके सामने जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, आपको ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P डिवाइडेड बाय Q। यहाँ पे P और Q है, क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, ठीक है। तो आपको P और Q का रेशियो निकालना है। P क्या है, P क्या है यहाँ पे, P है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, और Q है यहाँ पे sp टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। इस मॉलिक्यूल में टोटल पी पाई डी पाई कितने हैं, और टोटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कितने हैं, ठीक है। और इनका आपको रेशियो निकालना है। हाँ, स्टार्ट करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम है। आपको P रेशियो Q निकालना है। P यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड, और Q है यहाँ पे नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए, कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले बताओ डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, कितने यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे। बस वही गलत, मतलब बार बार किसी आपको कुछ चीज समझाते हैं, आंसर उसका रॉन्ग देते हो, ठीक है। अब पी पाई डी पाई बॉन्ड है, SO3 के बारे में मैंने पी पाई डी पाई बॉन्ड पहले केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया हुआ है। एक सिंगल SO3 मॉलिक्यूल होता है, उसमें आपको मैंने पी पाई डी पाई बॉन्ड बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। और पी पाई बॉन्ड है, वो कितने बनते हैं, 1 बनते हैं, ठीक है। कुल मिला के अभी यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड को तो हमने क्या किया है, हटा दिया, बिल्कुल इस तरह से बन चुका है, ओके। बाकी 2 बॉन्ड है, बाकी 2 बॉन्ड कौन से होंगे, पी पाई डी पाई होंगे। अब पता कैसे चलेगा कि पी पाई डी पाई है कि नहीं है ना, तो दोबारा देख लो, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। आप SO3 मॉलिक्यूल है, उसमें सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम जानते हैं क्या होता है, नियोन 3s2 3p4, ठीक है। इस तरह से कॉन्फिगरेशन होता है। तो 3s 3p और 3d, ये 3d है। चलो 3s में इलेक्ट्रॉन है 2, 3p में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है 3p के अंदर। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे एक सल्फर है, वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहे हैं टोटल, टोटल मिला के। सिग्मा और पाई को हम कैलकुलेट कर दे तो इस स्ट्रक्चर में सल्फर है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल।
तो हमें 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके डी में चला जाएगा, और ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल, ठीक है, और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप देख सकते हो 3D के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं इस स्ट्रक्चर में, देखो ये सिग्मा है सल्फर का, ये सिग्मा है, डबल बॉन्ड में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो 3s और 3p के 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बनेंगे। और ऑक्सीजन का हमेशा 2p ऑर्बिटल है, वो 3D के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्गर आउटलैपिंग होती है ना। यदि एक तो 2p और 3p के बीच में पाई बॉन्डिंग हो, एक 2p और 3d के बीच में हो, पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ होती है, 3d और 2p के बीच में। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो 3d पाई p पाई बॉन्ड कितने होंगे, देखो कितने हो, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड है। तो जो 6 पाई बॉन्ड है ये 3d पाई 2p पाई बॉन्ड है। एक स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, सर ने वेरी गुड, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, बाकी आपको भी देखो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक के क्वेश्चन है वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होते हैं। ऐसे सिंगल कोई पी ब्लॉक का क्वेश्चन है वो बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड है, ठीक है, वो 6d पाई p पाई बॉन्ड है। और एक यदि मॉलिक्यूल देखे यहाँ पे, एक पर्टिकुलर को देखे, तो यहाँ पे 2d पाई p पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। टोटल को हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम d पाई p पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऐसे कितने एटम है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो तो निकाल लो आप। sp3 कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, निकालो। देखो सबसे पहले बाहर वाले डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन की बात करें, इन पे 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर 1 सिग्मा, तो इनका तो sp3 है। जितने भी sp2 है, सॉरी, जितने भी बाहर वाले ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, उसमें 2 लोन पेयर है और 1 सिग्मा है, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, sp2 है ना। तो इनको तो हमें काउंट ही नहीं करना है। इस सल्फर का देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, हाँ जी बिल्कुल। सल्फर जितने भी है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। 3 सल्फर है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। मुझे बताओ ये जो ऑक्सीजन है जो एस के बीच में है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो एस के बीच में जो ऑक्सीजन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ। 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 ही उनपे क्या है, लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा, ठीक है। तो इनका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। कितने ऑक्सीजन है ऐसे, 1 2 3, है ना, 3 ऑक्सीजन ना। तो 3 तो हो गए ऑक्सीजन और 3 हो गए सल्फर, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है। तो देखो p कितने हो गए, नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड कितने हो गए, 6, और क्यू नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 डिवाइडेड बाई 6, आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम बस इतनी है कि यदि आपको गामा SO3 की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्दो आपको स्ट्रक्चर दे दी है तब तो और आसान है निकालना, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, गामा SO3 की स्ट्रक्चर के बारे में। चलो फिर हम बीटा SO3 की बात करते हैं। देखो बीटा की स्ट्रक्चर है वो आवेशी को जरा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बीटा गामा की, फिर भी हम बना देते हैं। देखो बीटा की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, बीटा SO3। तो जो बीटा SO3 है उसमें क्या बनती है, ऐसे चेन बनती है, ठीक है, बिल्कुल एक लॉन्ग ऐसे चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन। कैसे, देखो
जैसे आपके पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, हाँ जी, उसका जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, मान लो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो इस ऑक्सीजन को मैं सिंगल बॉन्ड रखूंगा, आगे भी ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, मतलब बहुत सारे SO3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, देखना इस तरह से SO3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे लीनियर चेन में, ठीक है, आगे चलती रहेगी स्ट्रक्चर ना, होल एन। तो ये स्ट्रक्चर है एक बीटा SO3 की है, मतलब एक लॉन्ग चेन चलती रहेगी, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, वो बीटा SO3 में चलती रहेगी, क्योंकि SO3 मॉलिक्यूल का आप एक ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसको आप सिंगल बॉन्डेड कर दो, तो ये ऑक्सीजन इधर भी शेयर हो रहा है और इधर भी शेयर हो रहा है, ठीक है, हाँ, पीछे वाले में भी शेयर होगा और आगे वाले में भी शेयर होगा, इस तरह से आपका बीटा SO3 बन जाता है, बिल्कुल। और बीटा SO3 में भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। यदि आपको अल्फा SO3 की स्ट्रक्चर बनानी है, तो अल्फा SO3 में क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है, ये भी ऊपर शेयर हो जाता है इस तरह से, ठीक है, एक चेन चलती रहती है, ठीक है, ये भी शेयर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये मैंने एक लेयर बनाई है, ऊपर ऐसे भी एक और लेयर आ जाएगी, नीचे भी वैसे एक और लेयर आ जाएगी, ठीक है, इसकी लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। तो जो अल्फा SO3 है वो सबसे स्टेबल होता है, और इसमें क्या बनती है, चेन है वो क्रॉस लिंक बनाती है, क्या बना लेती है, क्रॉस लिंक। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये आगे, ये ऑक्सीजन आगे किसी और दूसरी लेयर के साथ शेयर हो जाए, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, ये नीचे वाले के साथ शेयर हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी अल्फा SO3 बनती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गामा SO3 की स्ट्रक्चर है, वो आपको कई बार पूछी जा सकती है। चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, आपको उनके आंसर्स बताने हैं, ठीक है, तो लेटेस्ट डिस्कस सम क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस है, अब जैसे मैं मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बोलूँ, तो आपके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पी ब्लॉक की NCERT से आते हैं, ठीक, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉन मेडिकल के जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से मिक्स हो के आए या किसी दूसरे चैप्टर से मिक्स हो गए, ठीक है, कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ना, नॉर्मली है, बट आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग के आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको देता हूँ, चलो आपको शेयर ही करवा देता हूँ, ठीक है, आप आंसर आंसर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसओ बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, ठीक है, आपको सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखनी है, वो मैक्सिमम किस में है, ठीक है, SO Br2 में, SOCl2 में, SOF2 में, SOCH3 का होल ट्वाइस में, हाँ जी, आपको एसओ बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस है, जब तक आपको कोई तरीका नहीं मिले इनको करने का, तब तक इनकी हवाई नहीं लगती, ठीक है। हाँ, कैसे होगा, बस आप एक बार ट्राई तो करो कि एसओ बॉन्ड लेंथ है, सल्फर ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में मैक्सिमम है, SOBr2 में, SOCl2 में, SOF2 में, SOCH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। मैं आपको देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल गिवन है, एक तो है SOBr2, SOBr2 की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगी, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से बन गया SOBr2, SOCl2 इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से SOF2 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, SOF2 हो गया, SOCH3 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको बॉन्ड लेंथ है, देखो सब में सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, सब में सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम बॉन्ड लेंथ को एक किस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे तरीका ढूंढना है, ठीक है, वो तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा वो बताओ, आप कैसे कर सकते बताओ, दिमाग लगाओ। और ऐसे क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट आज सबको बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान दे लेना, हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया हो मे बी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा
बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कैसे करेंगे? आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। हाँ जी, देखो आंसर कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर निकाले तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, ठीक है, रेजोनेंस बना के, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सब में सल्फर डबल बॉन्ड है, सब में सल्फर डबल बॉन्ड है, सारा सेम चीज है, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सोचो जरा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें देखो बाहर ब्रोमीन ब्रोमीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन है, कार्बन है, ठीक है। हाँ, जब भी बॉन्ड लेंथ या इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सोल्व होते हैं जिसका नाम होता है बेंट रूल। क्या होता है? बेंट रूल, ठीक है बच्चों। क्या रूल है? बेंट रूल। बेंट रूल के बारे में आपको वैसे बताया भी है केमिकल बॉन्डिंग में, हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेंट रूल का एक ही स्टेटमेंट है बिल्कुल छोटा सा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम tries to occupy more percentage p character and lone pair occupy more percentage s character। हाँ जी, ये स्टेटमेंट आपको मैंने पहले ही बताया था। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब हम लोन पे रखते हैं तो उसको कहाँ पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्सियल पे रखते हैं। ऐसा क्यों? देखो, लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो लोन पेयर ये चाहता है कि वो उस ऑर्बिटल में रहे जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर को ज्यादा हो। ऐसा क्यों? यदि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा, न्यूक्लियस से क्लोजनेस क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो लोन पेयर पे चार्ज है वो नेगेटिव है। इस तरह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो जब भी लोन पेयर आता है कि वो ये चाहता है कि उसके पास परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो? बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, ठीक है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी क्या है? ज्यादा होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम ऐसे ऑर्बिटल में रखना चाहेंगे जिस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो, है ना। क्योंकि ऑर्बिटल की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वहां पे वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यदि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ते हैं तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज, है ना। और परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। याद है कि नहीं है? बताओ ये चीज, यस और नो। परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, और परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा हो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये चीज आपको मैंने ना बताई थी, पीरियोडिक टेबल में बताई थी, ठीक है। चलो उसी को हम यूज करते हैं। अब देखना, सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें? फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट को समझना। फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, है ना। फ्लोरीन में 3 तो है लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर, एक सिग्मा, 3 लोन पेयर, एक सिग्मा। फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। क्या हुआ? sp3। मतलब फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3 हुआ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 4, यहाँ पे लोन पेयर भी रहेगा, बिल्कुल ओके, क्योंकि सल्फर क्या होता है? मतलब हेक्सावेलेंट होता है। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है ना। कुल मिला के ये जो बॉन्ड है, ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, sp3 वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इस बॉन्ड में sp3 करेक्टर है कुल मिला के, ओवरऑल देखे ना हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो s है, 3p है ना। तो आपका जो फ्लोरीन क्या चाहेगा, फ्लोरीन की क्या टेंडेंसी है कि वो कैसे कैसे करके क्या करेगा, इस बॉन्ड से क्या करेगा? एस पी करेक्टर को बढ़ाएगा। इस बॉन्ड में कौन से करेक्टर बढ़ाएगा?
पी करेक्टर, है ना। ऑल्दो पी करेक्टर यहाँ पे 75% है और एस करेक्टर 25% है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पी करेक्टर को बढ़ाना चाहेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, पी करेक्टर बढ़ाएगा इधर, तो एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, सीधी सी बात है। और इधर वाला फ्लोरीन भी पी करेक्टर बढ़ाएगा। मुझे बताओ, यदि इन दोनों बॉन्ड्स में पी करेक्टर बढ़ेंगे, इन दोनों बॉन्ड्स में पी करेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देख लो एक बार, है ना। परसेंटेज एस करेक्टर कितने इसमें 25% है और परसेंटेज पी करेक्टर कितने हैं 75% है। अब मुझे बताओ, यदि इन दोनों में पी करेक्टर बढ़ेंगे, इन दोनों बॉन्ड में, तो बताओ इस बॉन्ड में, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में पी करेक्टर क्या होंगे, कम या ज्यादा, बताओ। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में पी करेक्टर कम होंगे या ज्यादा होंगे, बताओ। क्योंकि पी करेक्टर तो कांस्टेंट है, उसका सम तो 75% ही आएगा ना पूरे, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। यदि सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड में पी करेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में पी करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पी करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब मुझे बताओ, यदि सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में पी करेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम या ज्यादा। देखो पी करेक्टर डिक्रीज हो जाता है, कौन से करेक्टर बढ़े बताओ, एस करेक्टर बढ़े। एस ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो ओवरलैपिंग क्या होती है, कुल मिला के ना, ज्यादा पास आएंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या होगी, मोर होगी ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब भी एस परसेंटेज करेक्टर बढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। समझ लो दोबारा, यदि परसेंटेज पी करेक्टर डिक्रीज होते हैं और एस करेक्टर डिक्रीज होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो, अब फ्लोरीन के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन में भी क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ही आएगा, समझते, बिल्कुल। मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। बताओ, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इसमें कार्बन है ना। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें से, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन में से, कार्बन, कार्बन है, बिल्कुल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है। तो उस केस में क्या होगा, अब कार्बन तो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे पी करेक्टर बढ़ जाएगा या वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या होंगे, जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बाकियों से तो ज्यादा होंगे ना, बाकियों से कम तो होंगे ना, सॉरी। यहाँ पे तो एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, है ना, पी करेक्टर कम हो रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम एस करेक्टर होंगे और पी करेक्टर क्या होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। जब पी करेक्टर मैक्सिमम होंगे, तो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो तीन चीजें मैं आपको दोबारा ऐसे समरी की फॉर्म में बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखने हैं। यदि परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ते हैं और यदि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ते हैं, तो खास बात क्या है, देखो, यदि पी करेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और एस परसेंटेज करेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ होती है डिक्रीज, और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेंट रूल का। और ये बेंट रूल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ये चाहता है कि परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज हो। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वैसे ही ज्यादा होती है। अब यदि उसको आप ऐसे ऑर्बिटल में रख दोगे जहाँ पे एस परसेंटेज ज्यादा है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो लोन पेयर होता है, वो परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे ऑक्यूपाई रहना पसंद करेगा, ठीक है। आपके सामने जो एग्जाम्पल थे वो क्या थे, देखो, जैसे मैं दो एग्जाम्पल समझाता हूँ, बाकी की आप कर ही लोगे। एस डबल बॉन्ड एफ था, एफ था, ये लोन पेयर था इस तरह से। और दूसरा कार्बन वाला लेते हैं, ठीक है। इनको देख लोगे तो आप, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो देखो, लोन पेयर तो दोनों में क्या है, सेम है। तो आप लोन पेयर वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर नहीं सकते कि लोन पेयर सबसे ज्यादा एस परसेंटेज रखेगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर दोनों में सेम है। अब देखो डिफरेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी सेम है, और आपको इस बॉन्ड के बारे में पूछा भी है। तो फ्लोरीन है, यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन, और यहाँ पे कौन है, कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो यहाँ पे पी करेक्टर बढ़ेंगे, और यहाँ पी करेक्टर बढ़ेंगे तो यहाँ पी करेक्टर क्या हो जाएंगे, कम, कम हो जाएंगे। तो कौन से करेक्टर बढ़ेंगे, एस करेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन है तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा देखोगे नहीं, क्योंकि तो कार्बन तो क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वैसे ही, ठीक है। तो सोचो ही मत।
है ना, सीधा सीधी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे तो जो कांस्टेंट बने रहेंगे, ठीक है, पी करेक्टर एस करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ रहे हैं कुल मिला के, है ना, एस करेक्टर यदि ज्यादा हो रहे हैं तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, एस डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? जेडब्ल्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। हाँ, आयोडीन होता तो आयोडीन वाला आ जाता ना आंसर, आयोडीन होता तो आयोडीन की सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो आंसर आ जाता, ठीक है। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन आ जाता आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली which of the following physical property change regularly on moving down the group, ठीक है। तो हमने 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स पढ़े थे हमने, है ना, वाटर, H2S, है ना, इनके बारे में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेगुलरली मतलब फॉलो होती है, या तो रेगुलरली डिक्रीज हो या फिर रेगुलरली क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, कोई बीच में ना इधर उधर ना आए एक्सेप्शन वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड है थर्मल स्टेबिलिटी, सी आपका बॉइलिंग पॉइंट, और डी है क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ जी, आंसर दो। ए है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बी है आपका थर्मल स्टेबिलिटी, और सी आपका बॉइलिंग पॉइंट, और डी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, समझ आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आप भी बताओ, सोचो। जो 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स थे, क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने हमेशा इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पे, या डिक्रीज करता है, क्या रेगुलर है कि नहीं है? रेगुलर का मतलब जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, हाँ, कोई ऑर्डर लिख रहे हो, तो या तो ऑर्डर क्या हो, पूरा डिक्रीज कर रहा हो या पूरा इंक्रीज कर रहा हो, है ना, बीच में कोई एक्सेप्शन वगैरह ना आए, ठीक है, तो चेक कर लो आप। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, मैं आंसर लगा देता हूँ। सेकंड आंसर देखो, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज होता है? ऐसा तो नहीं है, मतलब इंक्रीज होता है, हम जानते हैं कि मोलर मास बढ़ता है ना। कौन से हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? वाटर का। दोबारा देखना, ठीक है, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? एस टू ओ, H2S, H2SC, H2T, H2PO, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली हम देखते हैं कि इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। बट वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बाकियों से ज्यादा होता है, रिमेनिंग से, ठीक है। और रिमेनिंग से ज्यादा होता है, तो फिर तो ये रेगुलर प्रॉपर्टी नहीं हुई ना, ठीक है, वाटर वाला हो गया सबसे ज्यादा, है ना, और फिर लास्ट वाला सबसे ज्यादा हो गया, तो ये रेगुलर नहीं हुआ ना, रेगुलरली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, है ना तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा और ना ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें अट्रैक्शन फोर्सेज जितने ज्यादा होंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है उस गैस का, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, वाटर का होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है वही क्रिटिकल टेम्परेचर का ही आंसर होगा, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी आप बिना सोचे समझे कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, ओवरलैपिंग कम होती है टॉप टू बॉटम जाने पे, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, सबकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसको डाउट तो नहीं है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2, H2O8। इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2 मोल H2SO4, 1 मोल वाटर लेना है सिर्फ, है ना, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO8 है, ठीक है।
मैं आपको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको बताया हुआ भी है हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है। दोबारा डिस्कस कर रहे थे। देखो H2 H2O8 है ना। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है 1 मोल वाटर के साथ, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। हाँ जी, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करने कराने पे क्या बनता है और 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको बताना है। हाँ जी, तो कोई ट्राई करो आप। ट्राई ट्राई। रटने से नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ये है, अब आप बना लो ना। ऑप्शन क्या है, 2 मोल H2SO4 मिलेगा या 2 मोल H2SO5 मिलेगा, मतलब प्रोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, कारो एसिड मिलेगा, है ना। या 1 मोल H2SO4 या 1 मोल कारो एसिड, या 1 मोल H2SO4 1 मोल H2SO5 1 मोल हाइड्रोजन प्रोक्साइड, क्या मिलेगा, ठीक है। देखो जब तक आपको ये आता नहीं है, आपने किया नहीं है ना, आपको याद नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो डिस्कस करते हैं हम कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देखो देखो H2SO8 स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर ली है। इसमें प्रोक्साइड लिंकेज होता है। क्या होता है इसमें, प्रोक्साइड लिंकेज होता है। इसमें क्या होता है, प्रोक्साइड लिंकेज होता है। हाँ जी, ठीक है, इस तरह से प्रोक्साइड लिंकेज होता है। अब देखो तरीका क्या होता है हाइड्रोलिसिस करवाने का। मैंने 1 मोल वाटर लिया है, ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ ना, उस ट्रिक के बेसिस पे आप इसको, वो आपके ऑर्गेनिक में भी काम आएगी हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, और यहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखो आप वाटर में 2 पार्ट है, एक H है एक OH है ना। इसको ऐसे मान लो, वाटर में क्या है, 2 पार्ट है, एक H और एक OH। H क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए। ओके, अब देखो वाटर में 2 पार्ट मान लिए मैंने, एक H क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो आपका जो ये मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखना, सल्फर और ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी बात आपको पता है ना। आप क्या करो, आप उल्टा करो, ठीक है। अब वाटर को आप यहाँ पे रखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रखो H। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर रखो आप OH, है ना, इस तरह से रख दो। सल्फर ऑक्सीजन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी तरफ रखो आप H, और सल्फर की रखो रखो सल्फर की तरफ रखो आप OH। वैसे ही इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन सल्फर को देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H रखो, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर OH रखो, ठीक है। इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लेस और लेस की तरफ मोर, और इस तरह से ब्रेक करो। इस तरह से क्या करो आप, ब्रेक कर दो, इससे तोड़ दो बॉन्ड को, ठीक है। बिल्कुल, अब तो मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए है फिलहाल, देखो एक इधर लिया एक इधर लिया है। सिर्फ आपको एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेना है और ब्रेक करके देखना है। बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। 2 लोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 लोगे तो क्या आंसर आएगा, ट्राई इट, खुद से करो देखो। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन, और सल्फर की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव OH। रिपीट करता हूँ देखो मैं,
आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखो दोबारा बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर SO, थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है वो देखो। तो देखो जो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, जिसका आपको क्लीवेज करना है। हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड क्लीव होगा। और कैसे क्लीवेज करना है देखो, यदि आपको एक ही मोल वाटर लेना है, ठीक है, तो आप किसी इस साइड के बॉन्ड को ब्रेक कर दो या इस साइड के बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बात एक है। ठीक है, तो आपको मैंने एक ही मोल वाटर दिया, तो वाटर को हम ऐसे लिख सकता हूँ HOH, है ना। वाटर को H2 होता है वाटर, HOH। तो दो पार्ट है वाटर के, ये वाला पार्ट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, है ना, हाइड्रोजन वाला। और इसमें ऑक्सीजन है OH, ये क्या है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब आपको ये जो बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, इस बॉन्ड में सल्फर और ऑक्सीजन है, तो आप जब भी ब्रेक करो तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस, सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ रखोगे आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H। ठीक है, रिवर्स रखोगे, जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर लेस, और जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर मोर। तो आप सल्फर की तरफ क्या रखोगे, OH। ठीक है, वाटर का कौन सा पार्ट रखोगे, सल्फर की तरफ OH पार्ट, और ऑक्सीजन की तरफ H पार्ट, और इस तरह से ब्रेक कर दो, काट दो इसको। मतलब क्या बना है, क्या बना, आपको क्या कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्या आंसर आया, अब तो बता सकते हो। ये H किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से। ये OH किससे जुड़ जाएगा, सल्फर से। देखना ध्यान से, SOH, H डबल बॉन्ड, है ना, सल्फर से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा ना, कट किए। ठीक है, एक तो ये बना, और ये क्या बन गया बताओ, ये मॉलिक्यूल क्या बन चुका है बताओ। मैंने एक ही मॉलिक्यूल वाटर लिया है, ध्यान देना, दो लोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं एक से ही बता रहा हूँ। ठीक है, दो मोल लोगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा इधर से ही, है ना, वैसे ही आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है देखो, यहाँ पे देखो प्रोक्साइड लिंकेज आ चुका है ना, इस तरह का कंपाउंड बन गया देखो, HOS डबल बॉन्ड, सॉरी ये O भी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड आ गया, कारो एसिड आ गया, H2SO5। दिस इज H2SO5। ठीक है, तो एक तो बन गया कारो एसिड, एक क्या बन गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यदि आप एक मोल वाटर लोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक मोल तो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और एक मोल मिलेगा आपको कारो एसिड का। ठीक है, बताओ दो मोल लेते तो आपके आंसर क्या होते, दो मोल लेते तो आपका आंसर क्या होता। दो मोल लेते हम वाटर के, तो फिर रिएक्शन कैसे होती, क्या क्या बनता। हाँ शाबाश, ठीक है बिल्कुल। हाँ, दो मोल लेते तो दो मोल तो बनते सल्फ्यूरिक एसिड, और एक मोल बनता हाइड्रोजन प्रोक्साइड। बिल्कुल, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड बनाने का मेथड भी होता है। ठीक है, हाँ जी, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड बनाने का मेथड भी है, आपको सिखाया था। देखना, दो मोल वाटर लेंगे तो किस तरह से हाइड्रोलिसिस करेंगे, वही तो क्या तरीका है। ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इधर आप हाइड्रोजन रखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, और सल्फर लेस है तो इधर आप OH रखो, है ना। तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना आपको ऐसे। ठीक है, इस वाले बॉन्ड की तरफ भी देखो, ऑक्सीजन सल्फर की तरफ, इधर आप रखोगे H, इधर रखोगे आप OH, बस ब्रेक कर दो। तो देखो ये क्या चीज बन गई है, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड बन चुकी है। ठीक है, हाँ, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, S डबल बॉन्ड OH, है ना, इधर क्या आएगा OH, सल्फर से जुड़ेगा OH, वैसा पार्ट इस साइड में है, दो मोल तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, और क्या बनेगा H2O2, और क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि वाटर के कितने मोल लेते हो आप। वाटर का एक मोल लिया, ठीक है, दोबारा समरी ये है ना, दोबारा आप इसको देखना, यदि वाटर का मैंने एक मोल लूंगा, यदि आप 1 मोल वाटर लोगे, 1 मोल H2, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2SO4 और H2SO5 बनेगा। और यदि आप 2 मोल वाटर लोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 मोल H2SO4 प्लस 1 मोल हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ठीक है, और बनाने का क्या तरीका है,
सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को आप क्लीव करो, ठीक है। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो वाटर को आप ब्रेक कर लो H और OH में। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट OH, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उधर आप रखो H। इस तरह से क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दिया है ट्राइमर में, वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। K4 FeCN का होल 6, ठीक है। K4 FeCN का होल 6, इसकी रिएक्शन आपको ओजोन से करवानी है। किससे करवानी है? ओजोन से। तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है ये बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका Fe2O3 बनेगा, या बी ऑप्शन है आपके पास FeOH का होल ट्वाइस बनेगा, या जो सी ऑप्शन है वो बनेगा K3FeCN का होल 6, और जो डी ऑप्शन है वो है KNO3। क्या प्रोडक्ट बन सकता है बताओ? ओजोन के बारे में आपको हिंट देता हूँ। ओजोन कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब करो। हाँ, इसमें पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें क्या है K4Fe6 में। इसका आंसर बताओ सबसे पहले। K4Fe6 में आयरन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? केयू ने आंसर बताया, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हमें कोई ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा। पोटेशियम 4, है ना, 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पे +1, तो 4 पोटेशियम पे 4 हो जाएगा। आयरन का X मान लेते हैं। साइनाइड पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, इंटू 6। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? 0 है। X की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? +2 आएगी। तो यहाँ पे जो आयरन के ऊपर चार्ज है वो क्या आएगा? +2 आएगा, ठीक है। तो आयरन का क्या कर देगा? वो ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। तो वैसा ही मॉलिक्यूल है, बिल्कुल। और यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी बन गई? +3। तो ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ओजोन किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपको करना है ना। मैंने आपको गामा एसओ3 के बारे में बता दिया है, उससे वजह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज CO2, H2O2, वाटर, ठीक है, या H2O, H2O2, CO2, या फिर H2O, H2O2, CO2, CO, इधर एक रटा देना इधर, ठीक है, इस तरह से। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी का क्या ऑर्डर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, आपको पता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एसिड की तरह काम कर सकता है, H+ दे सकती है। देखो वाटर तो सबसे कम ही होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि वाटर है वो एम्फोटेरिक है कुल मिला के, ठीक है। तो वाटर की एसिडिटी तो क्या होगी, इनमें से सबसे कम ही होगी, है ना। तो वाटर तो सबसे कम ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ सकता है ना, वाटर वाला ऑप्शन जो भी देख लो। और अब CO2 और H2O2 के बारे में हम कैसे कंपेयर करें, ये पता कैसे करें? देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोनिक एसिड बना सकती है वाटर के अंदर, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा मेमोरेबल क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा आपका बी, ठीक है, बी बनेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और फिर होगा वाटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेमोरेबल वाला सा आंसर है। चलो और भी क्वेश्चन है, एक आधे और भी करवाता हूँ मैं आपको। देखो, गैस दैट कैनॉट बी कलेक्टेड अवर वाटर। ऐसी इसमें कौन सी गैस है जिसको आप वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जनरली कई बार क्या करते हैं हम, ठंडा करने के लिए, गैस को कूल करने के लिए वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, है ना। तो उसमें कौन सी को वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते? N2, O2, SO2, PS3। PS3 इज फॉस्फेट। किसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते? हाँ जी।
हाँ, एक ने आंसर बताया SO2। क्यों? SO2 को क्यों नहीं कर सकते वाटर के ऊपर कलेक्ट? इट इज सोल्यूबल इन वाटर। SO2 इज सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, तो आंसर है N2O2 है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतनी सोल्यूबल नहीं है। हाँ, SO2 की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा है इसमें से। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बताओ मुझे, इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड each sulfur atom is identical oxidation state, या there is S double bond S linkage present, या one sulfur atom in +2 and other in is +4, there is only one replaceable hydrogen atom। मतलब ये एक H+ दे सकता है ना, इसके बारे में बताना है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड S2 S2O3 है ना। मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर भी बताई है। फटाफट करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ। इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी, स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर निकालो। ABCD में कौन सा आएगा? हाँ, बिल्कुल सही है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर बताए थे ना आपको लास्ट क्लास में। S2S2O3 है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड एस प्रेजेंट होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, S डबल बॉन्ड S OH OH डबल बॉन्ड O, इस तरह से होती है। इस सल्फर का आता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकियों का निकाल लो, -1 -1 -2 +6। ठीक है, एक सल्फर का आएगा -2, दूसरे का +6, तो आइडेंटिकल तो है नहीं, तो ए ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। यहाँ पे S डबल बॉन्ड S लिंकेज प्रेजेंट है, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट गलती होगी। और ये कितने H+ दे सकता है? ये 2 H+ दे सकता है। इसमें 2 रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर सकते हो इसको आप, यदि आपको ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखते हैं अभी निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SS बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग ऑक्सो एनाइन इज। आपको ऑक्सो एनाइन दे रखे है S2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, S2O5 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव। अब की बार आपको SS बॉन्ड लेंथ बतानी है। अब की बार देखो बेंट रूल तो काम कर नहीं सकता, बिकॉज जो सराउंडिंग एटम है सब में सेम है। ठीक है, अब की बार आप रेजोनेंस से आंसर निकालोगे। इन एनाइंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वो बहुत आसान है। बताओ ये कहाँ से आया? ये S2SO4 से तो है। S2SO4 से आपने दीदी 2H+ निकाल लिए, तो वहीं से तो आया है ना। S2O5 2 नेगेटिव कहाँ से आया? S2S2O5 से आया। मैंने सबकी ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर आपको बताई थी क्लास में। ठीक है, हाँ, ये S2S2O6 है। ये थायोनिक सीरीज से है, बिल्कुल। निकाल के देखो, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो, बनाओ पहले, है ना। और उसके बाद आप, है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, चेक करो, ये आप करके लाना, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नहीं आंसर आए तो फिर मुझे बताना। इसका आंसर आया है, देखो मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको। इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा, आप करके देखना। ABC आंसर आएगा। ठीक है, तो ये करके देखना। और 16 ग्रुप को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। जो भी NCERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में, वो सारे सोल्व कर लो। ठीक है, जो बाहर से कई क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले, वो एज मार्क करके रख लो। ठीक है, हाँ, जो नोट्स में नहीं है, NCERT में नहीं है, जो आपने बिल्कुल हो नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे लग रहा है कि ऐसे पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी पूछ रहा है, ये वो है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद ध्यान में रखने नहीं है, वो आप ऑफलाइन में पूछ लेना। ठीक है, और या आप सेंड कर देना जो भी है।
और मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वीके सवाल सोल्व कर लो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, ठीक है। जो भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे अच्छे से सोल्व कर लो, ठीक है। हम कल 17th ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून।